अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अच्छा वो भाई अभी भी नहीं आए? ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नमाज में तो टाइम गुजर गया। ठीक है, हमने तो इसका आगे जाके हमें मगरिब से इम्पेक्ट पड़ेगा। अभी तो हम तकरीबन समझें आधा फरवरी तो गुजर ही जाएगा तकरीबन इंशाल्लाह। तो चैप्टर 13 देखा, कैसा लगा? जितना देखा अच्छा लगा? थोड़ा सा रिवाइज किया? ठीक है। कोई सवाल अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड बताएं। जी ठीक है। उसमें सेकंड सब पॉइंट है, although rewards will be discussed in an appraisal interview, it is normally inappropriate to combine the annual appraisal interview with the annual pay interview। ठीक है, ये वाला पॉइंट का समझ देखें अब एक ये कि एक तो हर साल तनख्वाहें बढ़नी है, एक हर दफ़ा जो है वो अप्रेज़ल भी होनी है। अब अगर तनख्वाहें बढ़ने का टाइम भी अप्रेज़ल वाला ही टाइम हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि रीसेंसी इफेक्ट, कि एक बंदा जो है वो जब डिस्कस करना चाह रहा है ऑब्जेक्टिवली, एक एम्प्लॉय डिस्कस करना चाह रहा है उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और साथ में उसे पता है कि यही मेरा टाइम है पे की इंक्रीमेंट का भी, तो इस टाइम में मैंने कोई बदतमीज़ी की, कोई ऐसी बात की, इनको बुरी लग गई और मेरी तनख्वाह ना बढ़ी, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा चमचागिरी करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा ज़रा मुनाफिक सा हो जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान उसको खुद को हो जाएगा। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा देखा जाएगा। जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई टेंशन? चैप्टर 13 अभी तक सही चल रहा है? चलें फिर आखिरी बातें करें, मोटिवेशन की बातें करें। यहाँ नहीं जी, कैफ लेवल से ही पड़ी हुई मोटिवेशन जो अब यहाँ पे भी आ गई है, और अब हम चलते 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 काफ़ी आगे चले जाएंगे। नहीं जी, जब भी मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आता है, एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो डिस्कस होता है वो ये है कि कंटेंट थेरीज और प्रोसेस थेरीज। जब भी आपने मोटिवेट करना है तो ऐसे में ये देखना है कि डिफरेंट क्या थेरीज़ हैं जिनसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन की जो थेरीज़ हैं उसमें जो दो मशहूर ज़माना थेरीज़ हैं वो कंटेंट और प्रोसेस थेरीज़ हैं। कंटेंट थेरीज़ ये कहती हैं कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। प्रोसेस थेरीज़ डील्स विद व्हाट इज़ द प्रोसेस जिससे गुजर के एक इंसान मोटिवेट होता है। वो कितनी एफर्ट करता है, उसको रिवॉर्ड की कितनी ख्वाहिश होती है, वो कितनी जान मार रहा होता है। तो ये दोनों लेवल की थेरीज़ BMBS के पेपर में गुजरी थी, तो ICAP को लगा कि बस ठीक है सही है, वहाँ पे हो गया, तो अब उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी। कंटेंट थेरीज़ के लोगों को रिकग्निशन चाहिए, लोगों को गाड़ी चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को सेफ्टी चाहिए, लोगों को सोशल नीड्स हैं, वो चीज़ें जो हासिल करके वो मोटिवेट होते हैं। और प्रोसेस थेरी है वो क्या प्रोसेस है, वो क्या निज़ाम है जिससे गुजर के वो मोटिवेट होते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें आ सकती है। फिर इसके अंदर एक वरूम की एक्सपेक्टेंसी थेरी आया करती थी, बचपन में कभी पढ़ते थे आप लोग, कि एक बंदा कितनी एफर्ट कर रहा है और उस एफर्ट के बाद वो कितनी एक्सपेक्टेंसी रखता है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो एफर्ट कितनी कर रहा है, उसकी रिवॉर्ड हासिल करने की ख्वाहिश कितनी है, और उसने रिवॉर्ड हासिल करने के लिए कोशिश कितनी की है। इन तीनों का मिक्सचर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की पावर जनरेट कर रहा होता था। क्लियर? तो किताब इस वक्त कंटेंट और प्रोसेस थेरीज की हल्का सा एक डिस्कशन आपको बस सिर्फ याद कराने के लिए कि जी याद करें जी बचपन में ऐसी बातें पढ़ी थी। कंटेंट थेरीज कंसंट्रेट ऑफ व्हाट मोटिवेट इंडिविजुअल इन देयर वर्क, इंडिविजुअल्स को अपने काम में क्या मोटिवेट करता है। रिवॉर्ड एक नीड सेटिस्फाई करेगा और एम्प्लॉय जो है वो फिर मोटिवेटेड होगा कि वो अदर रिवॉर्ड ले सके। एग्जांपल्स मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें उसने 5 नीड्स बताई हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंसान ट्रैवल करता है। हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर, हर्जबर्ग ने बताया था कि कुछ चीज़ों से डिससेटिस्फेक्शन खत्म होती है, कुछ से मोटिवेशन क्रिएट होती है। और मैक्लेलैंड की मोटिवेशन नीड थ्योरी, जिसके अंदर इसने बताया है कि मोटिवेशन जो है वो आपको किस किस चीज़ से मिल रही होती है। तो ये कुछ मशहूर कॉन्टेंट थेरीज हैं। प्रोसेस थेरी क्या करें, कंसंट्रेट ऑन प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। लोग किस प्रोसेस से मोटिवेट होते हैं, उनकी मोटिवेशन किस
पावर की होती है, कितनी स्ट्रेंथ की होती है। इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड डिफरेंटली एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज नीड, पर्सनैलिटी, परसेप्शन अबाउट आउटकम, रिवॉर्ड। उन्होंने कहा हर बंदे की मोटिवेशन डिफरेंट है और मोटिवेशन की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि आपको कितनी ख्वाहिश है रिवॉर्ड की। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे से कहें कि जी तुम ये काम कर लो, तुम्हें चीज़ ही मिलेगी, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो वो उसके लिए चॉकलेट बहुत बड़ी नीड है और वो उसके लिए जान मार देगा और वो कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा। लेकिन एक बड़े से कहेंगे कि तुम पेपर पास कर लो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। उसको कहेंगे ना तुम्हें बाइक दिलवाएंगे, तुम्हें गाड़ी दिलवाएंगे, तो इसका मतलब है कि रिवॉर्ड भी बदल जाएगा, रिवॉर्ड हासिल करने की ख्वाहिश। एक बंदे के पास पहली बाइक है, उसे कहें तुम 3 पेपर इकट्ठे पास कर लो, तुम्हें बाइक मिलेगी, तो वो कहेगा भाई बाइक जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, बाइक जैसी थकी हुई चीज़ के लिए मैं अपनी इतनी मेहनत क्यों करूँगा, मैं सीए के 3 पेपर पास करूँ ना, भाई हमसे नहीं होगा। तो अगेन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी नीड क्या है, उसकी उस रिवॉर्ड को हासिल करने की ख्वाहिश कितनी है और फिर उसके लिए वो कितना टाइम, कितनी पावर, कितनी एनर्जी दे सकता है, ये सारी चीज़ें। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, जिसमें हम कहते हैं कि चांसेस ऑफ सक्सेस कितने, सक्सेस मिलने के बाद रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कितने हैं और रिवॉर्ड की उसे ख्वाहिश कितनी है। ऑल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा माजी की आपको कुछ बातें याद करा दूं। फोर्स ऑफ मोटिवेशन इज इक्वल टू वेलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी इज चांसेस, दो चीजों के चांसेस, चांसेस ऑफ सक्सेस जिसको हम एक्सपेक्टेंसी ही कहते हैं, और चांसेस ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। और तीसरी चीज है वेलेंस, स्ट्रेंथ फॉर या डिजायर फॉर रिवॉर्ड। एक बंदा है, आप उसे कहते हैं तुमने बीकॉम के पेपर पास करने हैं, चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। आप उसे कहते हैं तुम बीकॉम पास कर लो, तुम्हें ये इनाम देंगे, उसको आप पे भरोसा भी है कि इनाम भी मिल जाएगा, तो इनाम मिलने के चांस भी उसे नज़र आ रहे हैं, सक्सेस के चांस भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक्सपेक्टेंसी बेहतर है। और रिवॉर्ड जो आप उसे कह रहे हैं वो रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो उसके किसी काम की नहीं है, तो मोटिवेशन उसकी नहीं होगी। तुम मेहनत करो, तुम्हें एक अलग आज़ाद मुल्क मिलेगा, तो ये अब एक डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड है कि हमें एक अलग आज़ाद मुल्क मिलेगा जहाँ हम अपने हिसाब से जो है वो कबाड़े कर सकेंगे, तो वो डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये प्रोसेस है कि एक बंदे को कितनी डिज़ायर है रिवॉर्ड हासिल करने की, एक बंदा जो है वो कितने चांसेस है सक्सेस के। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टीम को कहा जाता है कि जी आपने बस जीतना है, आगे जो है ना आपको बड़ा अच्छा इनाम मिलेगा। किससे मुकाबला है जी? ऑस्ट्रेलिया से। वो कहेंगे ओहो यहाँ तो चांस ऑफ सक्सेस ही बड़े कम है, तो जितना मर्जी उनको यकीन हो कि इनाम मिल जाएगा। अच्छा, वालिद ने एक बच्चे से कहा बेटा 3 पेपर पास कर लो कैफ के, तुम्हें मोटरसाइकिल मिलेगी। डिज़ायर है उसको, मेहनत करेगा तो पेपर भी इस दफ़ा ना, उसे वालिद को नहीं पता इस दफ़ा उसने 3 आसान पेपर उठाए हुए थे, तो चांस ऑफ सक्सेस भी है। लेकिन अभी वो मेहनत कर रहा है, बड़ा मोटिवेटेड है कि उसका बड़ा भाई उसके पास आया, उसने कहा बेटा आज ये भाई तुम आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत करते नज़र आ रहे हो। उसने कहा तुम्हें नहीं पता अब्बू ने वादा किया है कि अगर 3 पेपर पास कर लो तो बाइक मिलेगी। उसने कहा यार ये वादा मेरे साथ भी किया था उन्होंने, कोई नहीं देते, एंड पे मोटिवेट करके अच्छा सा लेक्चर दे के बिठा देते हैं। तो ये जो गेटिंग रिवॉर्ड के चांसेस है ना, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ख़त्म हो गई, उसमें जो कमर्शियल सेंस है वो मर गई। अब जब वो कमर्शियल सेंस मर गई तो चांस ऑफ सक्सेस भी ज़्यादा हो, ख्वाहिश भी ज़्यादा हो, मोटिवेशन नहीं होनी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 डिज़ायर क्या है, नंबर 2 सक्सेस के चांसेस क्या है, नंबर 3 अब एक एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं, आप उसको टारगेट इतना मुश्किल दे दें कि उसको सक्सेस के चांसेस ही बड़े मुश्किल लगे। आप उसे हर दफ़ा टारगेट दें और कभी भी बोनस ना देते हो, तो इसका मतलब है उसको तो पता लग गया कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी है ही नहीं, बोनस तो मुझे मिलना कोई नहीं है। तो अगर आपने वादा किया है तो नज़र आए कि आप वादा भी पूरा करते हो। अगर आपने उसे कोई टारगेट दिया तो टारगेट अचीवेबल भी हो और फिर उस टारगेट की उसकी डिज़ायर भी हो। एक बंदा है बड़ा नमाजी परहेजगार सा, बड़ा अच्छा आदमी, आप उसे कहते हैं कि जी तुमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, तुम्हें बैंकॉक की टिकट मिलेगी। अब उसको बैंकॉक नहीं जाना, मतलब उसको आप उम्रे की टिकट देते तो शायद वो बहुत तूफ़ानी मोटिवेट हो जाता। तो डिज़ायर उसकी कितनी है,
सक्सेस के चांसेस कितने हैं। और इसमें ना मैस्लो एक ज़माने में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट्स में ना वो देख रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें वो करती हैं, मोटिवेट करती हैं। खुराक मोटिवेट करती है या दोस्ती मोटिवेट करती है क्या। तो उसने ना वो एक दफ़ा एक पिंजरे में एक तरफ चूहा, एक तरफ चूहिया और तीसरी तरफ चीज़ रखी। चूहा पिंजरे में एंटर हुआ, एक तरफ देखा चूहिया थी, एक तरफ देखा चीज़ थी। वो चीज़ की तरफ गया और चीज़ खाना शुरू कर दिया। तो मैस्लो ने साबित किया कि इन जो नीड है वो खुराक की पहले होती है और दोस्ती की बाद में होती है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये ना चीज़ तो इसकी पसंदीदा खुराक है, थोड़ा सा कोई हल्की खुराक रख के देखो। अब इतनी प्रीमियम खुराक के आगे तो उसे कुछ नहीं समझ आना। तो अगली दफ़ा वहाँ पे कुछ रोटी के टुकड़े और इस तरह की चीज़ें रखी। तो उसने फिर चुहिया को देखा, रोटी के टुकड़ों को देखा, रोटी की तरफ चला गया। तो उन्होंने खाने के आइटम बार बार बदले, लेकिन वो हमेशा खाने की तरफ राग़िब होता था, चुहिया की तरफ नहीं जाता था। तो क्रिटिसिज्म में ना एक बंदे ने बड़ा फ़नी सा क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने कहा जी मैस्लो ने सारे ऑब्जेक्ट खाने वाले बदले, एक दफ़ा ज़रा चुहिया बदल के देख लेता। डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड जो चुहिया चाहिए ही नहीं, वो उसकी कौम की नहीं है, वो मतलब उसके शायद मज़हब की ना हो, शायद वो उसकी वो सोशल क्लास की ना हो। तो मतलब जब उसको डिज़ायर है ही नहीं उस रिवॉर्ड की, तो वो तो खाना ही खाएगा गरीब। तो डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड भी जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मोटिवेशन के अंदर। तो जो व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ये जो प्रोसेस थ्योरी है ना, यूँ काम करती हैं। ये नहीं कहती कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है। सिर्फ चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी, चीज़ हासिल करने तक क्या मेहनत करनी होगी, तो चीज़ की ख्वाहिश कितनी है और चांसेस कितने हैं वो टारगेट पूरा होने के, जिसके बाद आपको चीज़ मिलेगी, और आपको उन पर भरोसा कितना है जिन्होंने आपको चीज़ देनी है। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो फिर एक प्रोसेस चलता है जो इंसान के अंदर से डिज़ायर जनरेट करता है। तब ऑर्गेनाइजेशन को वैलेंस बढ़ाना है, यानी कि डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड, ये देखना है कि लोग किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, उनको उस तरह से आइडेंटिफाई करना है। बेसिक लेवल का है तो वो बेसिक चीज़ों से मोटिवेट होगा। फॉर एग्जांपल एक वर्कर लेवल का आप उसे कहें तो मेरी रिहाइश देंगे, मोटिवेट हो जाएगा। दरमियान के लेवल का है, उसे कहेंगे जॉब सेफ्टी देंगे, हम परमानेंट जो जॉब है तुम्हें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी देंगे। ऊपर के लेवल का बंदा है, तुम्हें गाड़ी देंगे, तुम्हें एक सेपरेट ऑफिस देंगे, तुम्हारा बाहर नाम की तख्ती लगी हुई होगी। बड़ा एग्जेक्टिव लेवल का है, तुम्हारे बिजनेस ट्रिप्स होंगे, तुम्हारे फैमिली के साथ ट्रिप्स होंगे। तो हर बंदे को उसकी डिज़ायर के हिसाब से रिवॉर्ड दें, फिर उसको टारगेट ऐसा दें जो अचीवेबल हो, और देन उसको यकीन हो कि मेरा इदारा अगर वादा करता है तो ये पैसे या रिवॉर्ड देता है। तो प्रोसेस थेरीज कंसंट्रेट करती हैं उस प्रोसेस जिसमें अब इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड डिफरेंटली एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर की नीड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, परसेप्शन अबाउट आउटकम क्या है, रिवॉर्ड और अदर एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो रूम की एक्सपेक्टेंसी थेरी थी, जस्ट एक लिंक करने के लिए इस कॉन्सेप्ट से। अब मेरा एक सवाल है जनरल। वो जनरल सवाल क्या है? वो जनरल सवाल ये है, ठीक है जी, आपको पता है ना जब मैंने इधर आना है तो आपने क्या करना है, ठीक हो गया जी। वो जनरल सवाल ये है कि आप मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन में और आपके पास स्टाफ है, आपने करना है उसे मोटिवेट। क्या क्या करेंगे? आज बंदे हमारे पास कम है तो साइकिल हमारा छोटा है, 4 बंदे हैं तो 5 दफ़ा हम साइकिल घुमाएंगे। क्या क्या किया जाए कि लोग मोटिवेट हो? असल में ना SPM इज़ अबाउट के थीम समझ आ गया ना, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें खुद से जनरेट कर सकते हैं। क्या करेंगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए? एक बात बतानी है क्योंकि आपको पास 5 दफ़ा साइकिल घूम के आना है। सर उनकी मुख्तलिफ जगह पे हो सकती हैं चीज़ें, बेसिक चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें, उनकी बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई कर लें कि वो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो उनको रिक्वायर्ड हैं, वो उन्हें टाइमली मिल जाए, वो खुश होंगे। टीम लीडर बना दें, उनको थोड़ा रिकग्निशन दे दें जी, उनको उनके पसंद का काम करने दें, उनका स्टाइपेंड बढ़ा दीजिए। एक मजलूम आत्मा जो है ना स्टाइपेंड से, उनके पैसे, स्टाइपेंड तो वजीफ़ा होता है ना, वो तो इदारे वाले आपको सिखाने का एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं, तो सैलरी बढ़ा दी जाए। स्टाइपेंड तो मतलब ये कंपेरेबल नहीं है, सैलरी वाले तो अलग लोग हैं, वो तो इदारे को फ़ायदा दे रहे होते हैं, आपको तो इदारा फ़ायदा दे रहा है, आपकी ज़ात को ग्रूम कर रहा है। इदारे जो है ना वो आपको सिखाते हैं और उसके पैसे भी देते हैं अलावा जी। हो सकता है बेसिक नीड ना उसके लिए इतनी मैटर कर रही हो, तो कोई स्पेसिफिक ऐसा इशू है जो उसकी लाइफ के साथ चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया। देखें, अगर उसकी लाइफ का कोई और प्रॉब्लम हल कर सकें, उसको घर नहीं मिल रहा, उसको घर दिलवा दें, कोई प्लॉट वगैरह कुछ इस तरह से जी। मैनेजर्स क्या करें? अब आप किसी एक बंदे को नहीं सोचें, आप पूरी अपने नीचे 2000 बंदे हैं, उनके बारे में सोचें, अच्छे बोनसेस वगैरह दें जी।
उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाएं, मोटिवेशन के लिए लेक्चर्स होने चाहिए। कुछ लेक्चर्स हों, कुछ स्पीचेस हों, कुछ जगह बार बार भाषण दें उन्हें। जी सर कुछ मुश्किल से लेकिन अचीवेबल टारगेट्स दें उन्हें। कुछ टारगेट्स दें जो बहुत अनरियलिस्टिक ना हो लेकिन बहुत इजी गोइंग भी ना हो। मतलब हम कहते हैं कि आपकी जो अपनी कैपेसिटी है ना उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए टारगेट, ताकि आपको मज़ा आए मेहनत करने का। जी सर प्रमोट करें जो रीजनेबल, जो अच्छा एक लेवल अचीव कर ले उन्हें प्रमोट करें। जब उनको टारगेट्स दें तो उसके साथ रिवॉर्ड्स को लिंक करें। टारगेट दें तो टारगेट के साथ रिवॉर्ड लिंक कर दें। टारगेट खाली दें और उसके साथ रिवॉर्ड ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जी डेडलाइंस मतलब डेडलाइंस मुनासिब होनी चाहिए, ऐसी हो जो उनको इनकरेजिंग लग रही हो। हेक्टिक रूटीन से हटके कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की कुछ रिक्रिएशन उनकी ज़िंदगी में लेके आएँ, उनको अपनी हेक्टिक रूटीन से आज़ाद करें। कभी कभी इजी टाइम है तो उनको एवं एक हफ़्ते की छुट्टी दे दी, कोई ट्रिप सा प्लान कर लिया आप वो फैमिलीज़ के साथ। सोचना पड़ेगा सर। जॉब एनरिचमेंट की जा सकती है। जॉब एनरिचमेंट कर सकते हैं, जॉब एनलार्जमेंट कर सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। और तो वही पॉइंट बार बार रिपीट, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। किताब से पूछते हैं इससे पहले कि आप लोग जो है ना बहुत ही मायूसी के दलदल में घूम जाएं। व्हाट मैनेजर्स कैन डू, देयर आर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट दिस। मैनेजर मस्ट गेट द बेसिक राइट्स फर्स्ट। सबसे पहले तो शुरू वाली चीज़ देखें ना कि यार इसका ये क्या वो है। मेस्लो कहता है कि फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड, जो रोटी कपड़ा और मकान और ये जो सेफ्टी वाली नीड्स है ना, ये सबसे पहले वाली है। हर्सबर्ग कहता है कि आप एम्प्लॉयज़ की डिससेटिस्फेक्शन खत्म करें। ये अलग अलग लोगों को इन्होंने कोट किया है। जॉब एनरिचमेंट भी एक मोटिवेशन दे सकती है, हर्सबर्ग कहता है। रिवॉर्ड सिस्टम बेहतर होगा, एडम्स कहता है। अब इन्होंने क्या किया, दुनिया के अलग अलग थ्योरिस्ट के मुख्तलिफ जुमले उठा के एक चीज़ बना दी। रिवॉर्ड सिस्टम फेयर हो, एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करें, हाई अचीवर्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव करने की कोशिश करें, इंस्पायरिंग लीडरशिप वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करें। देन उनको अच्छे रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड में आपको पता है कि कैश बोनसेस और अदर इंसेंटिव्स वगैरह भी होते हैं। कैश बोनसेस लोगों को कैश में पैसे मिल गए, अदर में आपने कंपनी के शेयर्स दे दिए, कंपनी के अंदर किसी खास उसके स्कीम के अंदर उन्होंने डाल दिया। कोई और कंपनी की जी लॉटरी निकल रही है, उस लॉटरी में किसी बंदे का नाम निकलेगा तो उसको 2 टिकट मिल जाएंगे उम्रे के वगैरह वगैरह। इस तरह की कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। आज हमारी डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन, तो वी आर वेरी मोटिवेटेड। अब ये देखें, इसके साथ ना मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रिवीजन ऑफ कैफ चल रही है। ये कैफ से उठा के इन्होंने चीज़ें डाली हैं, तो बोनसेस और परफॉर्मेंस जो है वो चीज़ों को वो कर सकते हैं। अभी परफॉर्मेंस और बोनस के ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन आगे जाके भी करनी है। रिवॉर्ड मैनेजमेंट जो है ना वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात हमें समझ आई, जितनी भी थेरीज़ हैं कहीं ना कहीं रिवॉर्ड, बेनिफिट, बोनस, पैसा, रोकड़ा, फ़ायदा, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। रिवॉर्ड इज़ द थिंग जिस पे काम करना होगा। क्या करना होगा रिवॉर्ड के बारे में? क्या क्या कुछ आपके जहन में आता है? क्या क्या कुछ जहन में आता है रिवॉर्ड के बारे में? जी आप वो फॉलो कर रहे हैं ना मेरी वाली बात? तो फिर तो इस वक्त तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक मैं वहाँ तक ना पहुँच जाऊँ। हाँ नहीं, बस इतना ही। जी क्या क्या रिवॉर्ड के ऊपर किया जा सकता है? ओपन है आप एक जगह पे एक रिवॉर्ड का एक सिस्टम बना रहे हैं, तो आपने उसकी एक मैनेजमेंट करनी है। शुरू से लेके एंड तक क्या होना चाहिए उस निज़ाम में? कुछ अचीवेबल क्राइटेरियाज होने चाहिए। हर जॉब लेवल के हिसाब से उसका हर कैडर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन हो, जिन लोगों के लिए रिवॉर्ड सेटिंग कर रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने उनको इतने अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए कि वो कहें यार पर मजाक ही किया हमारे साथ। नीड के हिसाब से रिवॉर्ड्स रखें। नीड्स के हिसाब से रिवॉर्ड रखें। रिवॉर्ड कन्वे भी हों और रिवॉर्ड मिलते भी हों। और एक क्राइटेरिया हो, रिकरिंग बेसिस पे हर दफ़ा मिले। ऐसा ना हो कि कभी कंपनी के सेट का मूड अच्छा है तो उस साल जनाब सब लोगों के ट्रिप्स लग रहे हैं और 5 साल उसके बाद कहत चल रहा है। एक कंसिस्टेंसी हो। वही बात है, लोगों को नज़र आए इंस्ट्रूमेंटलिटी की। यस, मतलब यहाँ मिला करते हैं, ये आदत बन जाए उनकी। बजट्स होने चाहिए, कॉस्ट एलोकेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स भी हों और ग्रुप रिवॉर्ड हों तो क्या ही बात है। जी किबला खामोश हैं काफ़ी।
किबला गौर से देख रही हैं कि बाकी लोग क्या बातें बता रहे हैं, लेकिन किबला जो है ना वो क्या होना चाहिए कि अच्छे रिवॉर्ड सिस्टम में स्टाइपेंड से निकल के सोचें। अब जो है ना हम ऊपर लेवल की बातें कर रहे हैं, हम मतलब नॉर्मल से हट के आगे जा चुके हैं। बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही, एग्जैक्टली वही बात है कि जब बेसिक नीड ना पूरी हो ना तो इंसान फिर मायूसी के ही दलदल में रहता है। सर कुछ इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दें, कुछ अप्रिसिएशन, कुछ शील्ड, कोई रिकग्निशन, सारा कुछ है। IKEP में हम 5 दिन की रिवीजन क्लास कराते हैं जनाब, दिन रात एक किया होता है, रातों में बैठ बैठ के स्लाइड्स पे काम करते हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट हमें देते हैं कि ज़बरदस्त आबदी साहब आपने बड़ा खातिर ख्वाह जो है वो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स की हैं वो सारा, तो वो एक फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड है, एक रिकग्निशन है। जी हाई अचीवर्स की एक सेरेमनी होनी चाहिए, वहाँ लोगों को बुलाएं, उनको कहें कि आपका गोल्ड मेडल आया, आपका मेरिट सर्टिफिकेट आया है, स्टेज पे बुलाया जाए, तालियां बजें और वो सारा कुछ हो। जैसे मतलब कॉलेज में एक तो ये है कि भाई बच्चे आ रहे हैं, क्लासेस में एडमिशन ले रहे हैं, सारा कुछ है। टीचर का भी दिल करता है कि कभी कॉलेज का एक इवेंट हो, उस इवेंट में वो कहें हमारे टीचर ऑफ द ईयर जो है वो, या टीचर ऑफ द डेकेड जो है वो हम ये फ़लाना साहब को वो करते हैं, और टीचर जो है वो ऐसे करके वहाँ स्टेज पे जाए, वो कर रहे हो, तस्वीरें खिंच रही हों, तो वो मतलब शायद उसको 5 लाख के बोनस से ज़्यादा मज़ा देगा वो वाला दिन जब उसको इस तरह से बुला के रिकगनाइज़ किया गया होगा। अटेंडेंस क्राइटेरिया की वजह से नाम रह जाएगा। बस प्रॉब्लम यहीं पे आके जो है ना, टीचर कहता है कि नहीं मैं जो है ना ऑब्जेक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह के रिवॉर्ड हो। जब भाई ने छेड़ ही दिया मामला, तो ये एक्सट्रिंसिक क्या है और इंट्रिंसिक क्या है? एक्सट्रिंसिक ये है जो जिससे गाड़ी या कैश होने से जो नज़र आ रहा है वो एक्सट्रिंसिक है, सामने सामने कैश है, ये गाड़ी है, ये ऐसे है, ये बड़ी अच्छी ऑफिस दे दिया, ये आपके साथ एक तख्ती लगा दी फलाना, ये सारे नज़र आ रहे हैं। इवन दुनिया को भी नज़र आ रहा है आपको सैलरी क्या मिल रही है। इंट्रिंसिक ये है कि आपने अंदर ही अंदर क्या सीखा, आप कितने ग्रूम हुए, कितने डेवलप हुए, आप खुद ही से कितने खुश हैं। तो इंट्रिंसिक कम्स फ्रॉम इनसाइड, एक्सट्रिंसिक बाहर से। तो अक्सर लोगों को सिर्फ बाहर वाला रिवॉर्ड चाहिए होता है, और जो हाई अचीवर्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, थ्योरी वाई वाले होते हैं, वो इंट्रिंसिक से मोटिवेट होते हैं कि वो इस बात पे मोटिवेट होते हैं, मतलब आप नहीं उस मुस्कुराहट का अंदाज़ा लगा सकते जब रात 3:05 पे एक लॉ को आसान करके जब 6 बुलेट्स में लिख दिया होता है, मतलब भी क्लियर हो रहा होता है और लैंग्वेज भी आसान हुई होती है ना, तो उस वक्त एक धीमी सी मुस्कुराहट आती है जो अपने लिए होती है कि यार क्या कर दिया। बच्चे को कभी भी ज़िंदगी में नहीं पता लगना कि वो कितनी मुश्किल चीज़ थी जिसको टीचर ने उसकी सारी चीज़ों को वो करके और किताब के अंदर उसको लिख दिया है। तो कभी कभी अंदर से इंसान मोटिवेट होता है, कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस पे खुद ही अशश कर उठता है, अपने आप को शाबाशी दे के और कहता है कि ठीक है जी अब ये तो किसी को नज़र नहीं आनी, लेकिन वो समझता है कि उसने कोई वैल्यू एडिशन की और वो माशरे में कुछ अहम रोल प्ले कर सकता है। और इंट्रिंसिक में और क्या आएगा? जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब एनरिचमेंट, एनलार्जमेंट वगैरह भी उसमें आ सकती है। किताब से पूछते हैं। रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपने कहा कि जी निज़ाम हो, पूरी वर्किंग हो, देखें कि क्या है, किस तरह से है, रिकरिंग बेसिस पे हो। किताब से पूछते हैं। किताब कह रही एम्प्लॉइज़ के लिए रिवॉर्ड वो बेनिफिट हैं जो उनको डूइंग द वर्क मिल रहे हैं। रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है। ब्रेटन ने 5 स्टेजेस का मॉडल बताया रिवॉर्ड मैनेजमेंट का। तो एक पढ़े लिखे इंसान की ये वाली चीज़ें देख लेते हैं, जनरली तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये जो थ्योरिस्ट हैं ये क्या करते हैं सिस्टमेटिक वे में, मतलब वही बात जो कॉमन सेंस वाली होती है ना उसको ज़रा सिस्टमेटिक पढ़ी लिखी बात में कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये भाई ने 4 पॉइंट बताया, आपने 3 पॉइंट बताए, मैं आपसे कहूँ कि जी पॉइंट नंबर 1 को फलाना कहते हैं, 2 को एंथुजियाज्म कहते हैं, 3 को फलाना कहते हैं। तो ये थ्योरिस्ट यही करते हैं कि उनको नाम दे देते हैं, होते हमारे जैसे ही हैं लेकिन बस वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं इसमें। हाँ, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो अगर एम कॉस्ट लीडरशिप है तो आपको ये देखना होगा कि रिवॉर्ड, जब आप रिवॉर्ड सिस्टम लोगों का रिवॉर्ड, अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा बोनस नहीं है, जो रीजनल सैलरीज पे स्केल है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे कॉस्ट लीडरशिप अगर हमारा एम हो तो फिर तो हम चाहेंगे सस्ते से सस्ते पैसे दिए जाएं। अगर हमारा मकसद हो डिफरेंशिएशन कि हम कुछ नया करें, मार्केट में ज़रा कुछ हलचल में जाएं, तो ठीक है, आप ऐसे एम्प्लॉइज़ जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिनकी स्किल्स ज़्यादा हैं लेकिन वो महंगे भी होंगे। तो पहले तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसाइड करें कि आपको सस्ते एम्प्लॉइज़ चाहिए या मज़े की प्रोडक्ट्स बनाने वाले एम्प्लॉइज़ चाहिए। सस्ते एम्प्लॉइज़ चाहिए, वो कम पैसा भी कम जनरेट करके देंगे। आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनानी है, यूनिक प्रोडक्ट बनानी है, फिर उन लोगों के साथ आएँ जो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मर हैं, वो फिर बेहतर परफॉर्मर तो महंगे भी होंगे।
देन प्रोवाइडिंग अ रिवॉर्ड सिस्टम, अगर आपका मकसद परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है या आपका पर्पस कमिटमेंट इंप्रूव करना है, अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो फिर सूटेबल एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जाए, रिटेन किया जाए और फिर उनको एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड दिए जाएँ कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड, ये रूल्स हैं, ये टारगेट्स हैं, ये चीज़ें हैं, आपने इसके मुताबिक चलना है। अगर आपका मकसद है परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, अगर आपका मकसद है कमिटमेंट, तो कमिटमेंट और मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी नहीं, वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड से उनका ताल्लुक नहीं है। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें 3 साल का, 5 साल का या इस तरह से, या अगर आपको उनकी कमिटमेंट चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा पैसे से कमिटमेंट नहीं मिलती। ज़्यादा पैसे से एम्प्लॉय को लगता है कि अच्छा मैं इतना महंगा हूँ, वो दूसरे इदारों में कहता है कि मेरा इदारा इतना दे रहा है, तुम बताओ क्या वो करते हो। तो कमिटमेंट का पैसों से ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने कहा ये कमिटमेंट वाली बात भूल जाओ, हाँ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकती है। इंसान को ख़रीदना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस कि आप बहुत हाई लेवल मेंटोर हों और फिर आप लोगों को उस हिसार में रखते हो, तो फिर वो इंसान आपके उसमें रहते हैं। अदरवाइज़ कमर्शियल दुनिया है जिसको जहाँ दूसरी जगह बेनिफिट नज़र आता है वो मूव कर जाता है। सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ रिवॉर्ड, बेसिक पे एक कांस्टेंट अमाउंट पर आवर, वीक, मंथ या ईयर इस तरह की चीज़ होती है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कैश, बोनस, शेयर्स और इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अदर बेनिफिट्स में इंश्योरेंस, कंपनी की गाड़ी, पेंशन और इस तरह की चीज़ें। देन आप अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड डिसाइड करें। इसके लिए पहले जॉब को एनालाइज करें, चैप्टर 11 में हमने पढ़ा। जॉब की वैल्यूएशन करें कि कितनी वर्थ है इस जॉब की, और फिर एक अप्रेजल से पता लगेगा कि उस बंदे ने उसमें कितनी इनपुट दी है। रिवॉर्ड को कंपेटिटिव रखें, रिवॉर्ड ऐसा हो जिसका मकसद आपकी लेबर मार्केट में जो कंडीशन है उसको वो रिफ्लेक्ट करता हो कि हाँ भाई इस तरह की मार्केट में क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी मार्केटिंग एंड सेल्स वगैरह करती है तो वहाँ पे अगर बहुत हाई सैलरी मार्केटिंग वालों को मिलती है तो आप ऐसी जगह पे ऐसा रिवॉर्ड नहीं रख सकते जो कि लोगों के लिए डिस्करेजिंग हो। If pay is set too low, it will be difficult to recruit and retain. If too high, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अनकम्पेटिटिव हो जाएगी। तो कंपेटिटिव फोर्सेस कंस्ट्रेंट करती हैं इस अमाउंट को कि हम अमाउंट कम रखें, ज़्यादा रखें। तो फिर अक्सर लार्जर कंपनीज ने पे स्केल बनाए हुए होते हैं कि इस कैडर पे ये पे, इससे ऊपर के कैडर पे ये पे, इससे ऊपर के कैडर पे ये पे। वो कैडर्स की पे नहीं बढ़ाते, इंसान खुद ही से अलग अलग कैडर में मूव करता जा रहा होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो 5 बातें इसने क्या की, इसने कहा भाई एक तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देखो कि ओनर्स का क्या मिजाज है, पैसे बचाने की तरफ आते हैं या इदारे को बढ़ाने की तरफ आते हैं। फिर एक रिवॉर्ड सिस्टम देखो कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मकसद है या क्या मकसद है। फिर देखो कि किस मेथड का रिवॉर्ड हो, फिर देखो कितने रुपए का रिवॉर्ड हो, और फिर वो रिवॉर्ड ऐसा ज़रूर हो कि जो कंपेटिटिव हो। तो ये 5 बातों का मॉडल इन्होंने दिया है। रिवॉर्ड एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी। एक्सट्रिंसिक जैसे कि अभी हमने बात की कि सैलरी, प्रमोशन, गाड़ी, फ्री मेडिकल अलाउंस, फलाना, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, दिख रही हैं। इंट्रिंसिक क्या है? अंदर ही अंदर, जैसे हमने कहा जॉब सेटिस्फेक्शन, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, जो अंदर ही अंदर से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। शायद आप असल में मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा पढ़ा के मोटिवेट हो, कुछ लोग ज़्यादा काम करके मोटिवेट हो, कुछ लोग संडे पे ऑफिस आके कुछ ऐसा काम जिससे कंपनी को बड़ा फ़ायदा हुआ करके बड़े मोटिवेट होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का एक मिक्सिंग होना तो बड़ी अच्छी बात है। रिवॉर्ड स्कीम बताते हुए आपने देखना है कि रिवॉर्ड एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो। वही बात है कि रिवॉर्ड सामने नज़र आ रहा है या छुपा हुआ है। रिवॉर्ड रिजल्ट पे बेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिवॉर्ड पैसों में देने हैं या अदर दिन पैसे देने हैं। कितने रिवॉर्ड होने चाहिए, किस टाइम के बाद इस चीज़ को देखना चाहिए परफॉर्मेंस को, कितने टाइम की परफॉर्मेंस के बाद रिवॉर्ड को रिन्यू होना चाहिए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जाए या ग्रुप परफॉर्मेंस पे जाए। इक्विटी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करना या नहीं करना। टैक्स की इंप्लीकेशन क्या ज़्यादातर रिवॉर्ड की हो सकता है। आप एक रिवॉर्ड अच्छा रखें लेकिन उसकी टैक्स की इंप्लीकेशन, आप अगर मेडिकल अलाउंस दे दें एक बंदे को तो बेसिक पे के 10% तक वो वैसे एग्जेम्प्ट होता है, तो शायद उसको वो अट्रैक्ट करेगा रादर वो जो आपने कैश हाथ में दी और फ़ौरन से कहा कि इसके ऊपर अब तुम्हारा ऊपर का रेट सैलरी का लगेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें, किताब जब एक कॉन्सेप्ट में घुसती है ना तो फिर पागल हो जाती है। फिर उसकी गहराई में जाके वो सारा कुछ, वो कहते हैं जब हमने बड़े चैप्टर बनाए हैं तो फिर जस्टिफाई भी करना है। तो आप ये देखें चैप्टर 11 और 13 किताब के चंद बड़े तरीन चैप्टर्स में से एक है। ये हो गए तो फिर आगे स्ट्रेटजीज़ है, छोटी डिस्कशन है और दरमियाने साइज़ के चैप्टर्स हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसमें एसक्यूएल में जो क्वेश्चंस टेस्ट हो रहे हैं उसमें तो सर एक ही क्वेश्चन के आप 2 तरह के आंसर भी बन रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो यानी कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि हाँ यही इसका एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ रट्टे से निकलना है। हमने ये नहीं करना है कि अच्छा जी हमने बस वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की डेफिनेशन रट ली।
हमें ये समझना है। तो थ्रू आउट इस क्लास को हम इस पैटर्न पे लेके चल रहे हैं कि वो टू वे कम्युनिकेशन, हम देखें इस चीज़ की नीड क्या है। स्लाइड तो हमने देखी, स्लाइड से पहले वहाँ खड़े होके इस पे बात हुई कि क्या होना चाहिए, क्या सोचते हैं, किस तरह से। यानी इस वक्त जो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इस क्लास का एक आउटपुट ये है कि आप लोगों के अंदर खुद से सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए, कि पेपर में बैठ के फिर अगला मरहला रह जाएगा राइटिंग पावर का। उसमें फिर कुछ पास पेपर्स आइडेंटिफाई हों जो राइटिंग में लाजमी प्रैक्टिस हों, फिर हमारा एक इंडिविजुअल टेस्टिंग सिस्टम जो अलग से चल रहा हो। कुछ लोग अभी क्लास ले लेते हैं, साल बाद इम्तिहान है, 1.5 साल बाद इम्तिहान है, कुछ की फ़ौरन अटैम्प्ट होती है। जिनकी फ़ौरन अटैम्प्ट है उनके लिए तो रिकमेंडेड है, जो अभी बस पढ़ रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि जिस अटैम्प्ट में पेपर देना है उस अटैम्प्ट से पीछे हम लोग यहाँ पे 8 टेस्ट लेते हैं हर अल्टरनेट वीक, यानी कि 2 हफ्ते बाद टेस्ट आ रहा होता है, फिर एक मिड टर्म होता है जिसमें आधा सिलेबस होता है और 3-3.25 घंटे का एक पैटर्न पे पेपर होता है, और फिर एक फाइनल मॉक होता है, वो भी इसी तरह से। लेकिन हम इसको कैफ की तरह वाजिब प्रोडक्ट नहीं वो करते। कैफ में तो टेस्टिंग साथ साथ वाजिब होती है, बच्चा चाहे या ना चाहे उसे टेस्ट मिल होते हैं। यहाँ हर स्टूडेंट की अलग अलग नीड है, कोई ऑनलाइन आया हुआ है, कोई फिजिकल आया हुआ है, किसी के 6 महीने बाद अटैम्प्ट है, किसी के 1.5 साल बाद अटैम्प्ट। तो जो टेस्ट सिस्टम है वो अलग से चल रहा होता है। हाँ, उसमें ये होता है कि टेस्ट सिस्टम हम लोगों ने वो बड़ी पुरानी प्राइसेस पर रखा हुआ होता है, 2000, ये सन 2010 से चली आ रही है प्राइस। क्वालिटी तब से बहुत इंप्रूव हो गई है, सिस्टम में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनलिस्ट हैं, वो सारे वो कर रहे हैं, लेकिन हमने उसकी प्राइस एक जगह पे ही रोके रखी है। और जो ऑलरेडी क्लास में एनरोल्ड हुआ हुआ स्टूडेंट है उसके लिए 1000 में होती है। तो ताकि अगर कोई क्लास का स्टूडेंट एनकरेज हो तो वो उसको अवेल करना चाहे तो करे, और एटलीस्ट इतनी अमाउंट उसमें हो कि हम उसके चेकर्स को उस थ्रू मोटिवेट रख सकें। वही बात है ना कि उनका भी तो एक रिवॉर्ड सिस्टम है। तो अगर हम उन्हें कहेंगे जी आपकी नौकरी में आता है, आपने चेक करना है, तो बस उन्हें 4 टिक मारने और साइड पे कर देना है। तो हमने फिर इतना एक नॉमिनल अमाउंट रख दी है कि जिससे हम उनको एक रीज़नेबल पे पर टेस्ट या इस तरह से कर सकें कि वो मोटिवेटेड हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिल से काम करें। जी, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए 1000, जो उसी सेशन में वही वाली क्लास ले रहा हो। नहीं सर, इसी सेशन में यही वाली क्लास है, इसका 1000 है। हाँ, तो ये वाले बच्चे उसके अंदर जब शामिल होंगे, वो शुरू हो जाएगा अभी मिड फेब से इंशाल्लाह। होता ये है कि लोग जनवरी फेब में आहिस्ता आहिस्ता करके क्लास का पार्ट बनते जा रहे होते हैं, तो हम उसे थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं। और इतनी जल्दी तो अभी लोग पढ़ना शुरू होते हैं, इतनी जल्दी किसी को लिखने लिखाने का भी शौक़ नहीं होता। तो अब ज़रा एक ख़ास टाइम पे पहुंच गए हैं, तो अब आगे चीज़ है कि जिसको लिखना है साथ साथ, तो वो एक अलग से ये टेस्टिंग सिस्टम हर दफ़ा शुरू करते हैं। और अक्सर लोग एक सेशन में क्लास लेते हैं, अगली दफ़ा क्लास नहीं लेते, लेकिन उसके सिर्फ टेस्ट दे रहे होते हैं। और अक्सर लोग जिनका पेपर रह जाता है 40+ पे, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ टेस्ट दें। 40+ का मतलब है कि आता सब है, बस लिखने में थोड़ा सा कमी है। डन। उसके स्केड्यूल्स वगैरह भी शेयर होना शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल में। यहाँ पे मैंने एक ट्यूटर नोट दिया है, मैंने अपनी तरफ से ना कुछ रिवॉर्ड के मेथड्स के नाम लिखे हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान भी लिखे हुए हैं। कि वेजेस एंड सैलरी एक तरीका है, फ़ायदा ये है कि सिंपल और इजी है। नुकसान ये है कि मतलब उनको होगा यार उसको भी इतने पैसे मिल रहे हैं, उसको भी इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे भी इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। फिर एक पीस रेट होता है पर आइटम, जितने आवर्स काम करेगा, जितने यूनिट्स बनाएगा, उतने पैसे मिलेंगे। फ़ायदा ये है कि स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी, और अगेन कई दफ़ा मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा होता है उसको होता है कि मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं ज़्यादा कमा सकूँगा। तो स्लो वर्कर डिमोटिवेट होता है, फास्ट वर्कर मोटिवेट। नुकसान ये है कि जब आप ज़्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा के उसमें। तो वर्कर कई दफ़ा फोकस क्वालिटी ऑफ वर्क पे नहीं करेंगे, हेल्थ सेफ्टी इश्यूज़ को इग्नोर कर देंगे और वो कहेंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाओ और समेटो। अगेन ट्यूटर नोट है, एक्सप्रेस हिस्सा नहीं है किताब का, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। फ्रिंज बेनिफिट्स पर्क्स वगैरह होते हैं, लॉयल्टी एनकरेज होती है, इससे वर्कर की ह्यूमन और सोशल नीड्स वगैरह भी चल जाती हैं। नुकसान ये है कि कंपनी की कॉस्ट बिला वजह बढ़ जाएगी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने बिला वजह के पर्क्स इतने सारे रखे हुए हैं कि वो उसकी नीड थी या नहीं थी, आपका बिला वजह का सिर्फ खर्चा हो रहा है और हर इंसान उसे मोटिवेट भी नहीं हो रहा। परफॉर्मेंस रिलेटेड टारगेट्स वगैरह होते हैं, आसान है कि मॉनिटर करना कि अच्छा ये मैंने इस बंदे ने इतना काम किया इस तरह से करके, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और उसके ऊपर जो है वो टाइम उतना नहीं देना पड़ेगा, बस आप देखेंगे कौन कितना परफॉर्म कर रहा है उसको उतने पैसे मिले। नुकसान क्या है, ये आसान नहीं है सर्विस इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस को मेजर करना। सर्विस इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस क्या है, उसने क्लास में अच्छा पढ़ाया, उसने अटेंडेंस अच्छी लगाई, उसके बच्चे पास ज़्यादा हुए, उसने बच्चे पढ़ाए ज़्यादा। अब ज़्यादा पढ़ाने वाले बच्चे का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि बच्चे पास भी ज़्यादा हुए हों। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाए, बच्चे पास नहीं हुए, बहुत सारे और फैक्टर हैं। ICAP में अचानक से वो पेपर बड़ा मुश्किल आ गया,
तो सर्विस सेक्टर में ना ये बड़ा मुश्किल है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कब किसने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इतना इजी भी नहीं है, ये टीम वर्क को प्रमोट नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस रिलेटेड। हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में दूसरे को रगड़े जा रहा होगा। टैक्स का टीचर जो है वो अपनी क्लास 15 मिनट एक्सटेंड कर लेगा, एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों को पढ़ा रहा होगा, बच्चे कहें सर हमने बीलो पढ़ने जाना है, सर हमने फलाना, और नहीं भाई टैक्स सबसे ज़रूरी है। वो कहेगा मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी हो, तो दूसरे लोग तंग हो जाएंगे। तो टीचर जो है वो पता लगेगा पेपरों के दिनों में 6-6, 8-8 घंटे के एक्स्ट्रा सेशन कर रहे हैं, बच्चा बेचारा जो है उन्हीं की क्लास पढ़ी जा रहा है, और एंड पे दूसरे टीचर जिसने बहुत अच्छा पढ़ा के अच्छे टाइम पे बच्चों को फ्री कर दिया था, वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि यार मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या होगा। तो अगेन हर किसी के अपने अपने फ़ायदे। प्रॉफिट शेयरिंग, लॉयल्टी बढ़ जाएगी, देम और अस बैरियर ख़त्म हो जाएगा। आपको होगा मैं तो कंपनी के मालकान में से हूँ, मैं तो जो है वो मुझे तो बड़ा फ़ायदा है इसमें। तो प्रॉफिट शेयरिंग अच्छा टूल है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन कितना प्रॉफिट, किसको कितना मिले, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और जो उसको मिलेगा वो इतना छोटा परसेंटेज होगा। वो कहेगा मैं अच्छा काम करूँगा तो उससे कंपनी को इतना फ़ायदा हो कि उतना जो होगा और उसका इतना परसेंट मुझे जो वापस कट के मिलेगा, तो मतलब अगर 200 रुपये इजाफी मेरे काम की वर्थ है तो रहने ही देता हूँ, कोई और बंदा काम कर लेगा, मैं तो मालिकों में से हूँ। तो इसके फिर अपने नुकसान भी हैं कि शेयर कई दफ़ा इतना छोटा होता है कि वो इंसेंटिव ही मर जाता है, और उन्हें होता है जितना मर्जी काम कर लें मेरे प्रॉफिट पे तो नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ेगा। तो इससे बस उसको ये खुशी होती है कि मैं कंपनी के मालकान में से हूँ, लेकिन काम करने की तरफ वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होता। शेयर ओनरशिप, मतलब आपने उसे बिल्कुल ही वो कर दिया कि ठीक है जी आप काम करें, आप 5 साल बाद आएंगे, 5 साल तक काम करते रहेंगे तो कंपनी के इतने शेयर आपको मिल जाएंगे, आप 10 साल तक काम करेंगे कंपनी के इतने शेयर आपको मिल जाएंगे। अगर आप छोड़ के जाएंगे बीच में तो वो शेयर आपसे किसी और के पास चले जाएंगे, तो उस बंदे को लगता है कि मैं तो कंपनी की ओनरशिप में चला गया। प्रॉफिट शेयरिंग में तो आपने सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा दिया, इसमें आप अपनी इक्विटी भी दे रहे हैं। तो लोग फर्म नहीं लीव करेंगे, इदारा कम से कम लीव करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे ताकि उनको शेयर होल्डर्स वाली फील आए। लेकिन अगेन ये सीनियर मैनेजमेंट और ऊपर के लोगों को अवेलेबल है, नीचे वालों को अवेलेबल नहीं होता, और उसको अवेलेबल होने तक शर्तें इतनी सख्त होती हैं, कम से कम 10 साल अपने यहाँ गुजारे हों, ऐसे किया हो वैसे किया हो, तब जाके अगर वो शर्त पूरी हुई तो कंपनी आपको शेयर देगी, और उसमें भी आपसे भी थोड़े से पैसे लेगी। जी, उनकी जो वो होता है उनमें थोड़ा सा उनकी तरफ से रुकावट, उनकी तरफ से हिचकिचाहट कि वो कहेंगे यार ये क्या है, मतलब उलझन होगी उनको। क्लियर? अगेन ट्यूटर नोट है, रिवॉर्ड प्रैक्टिस का लिंक स्पेसिफिक एरिया के साथ। अब यहाँ किताब एक स्पेसिफिक बात कर रही है, स्पेसिफिक बात करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल बात कर लें। रिवॉर्ड स्कीम को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना अच्छा है या बुरा? रिवॉर्ड को परफॉर्मेंस से लिंक करना, हम कहें रिवॉर्ड उसको मिलेगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है? जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा कमाएगा, जो कम काम करेगा वो नहीं कमाएगा, कम कमाएगा। कम काम क्यों करता है कोई? ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, शायद उसका दिल नहीं करता काम करने का, शायद उन दिनों वो बीमार बहुत रहा, शायद उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ रहे, फैमिली में कुछ मसलों मसाइल थे। तो एक बंदा जिस पे पहले बुरा टाइम चल रहा है, आप ऊपर से को अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलने, छोड़ जाएगा वो तो कंपनी। वो कहेगा ठीक है, जब मैं कमा के दे रहा था उस टाइम पे तो इन्होंने कोई वो नहीं किया, आज मेरे पे बुरा टाइम आया है तो अब इनको अपने प्रॉफिट्स, अपने खर्चे, अपनी चीज़ें नज़र आ गई हैं, तो इससे एम्प्लॉई थोड़ा सा बुरा भी फील करता है। और हो सकता है वो इतना वेल ट्रेंड ना हो, भी नया एम्प्लॉय, और उसको हो सकता है भी वो उतना वेल ट्रेंड ना हो, चीज़ों को भी उतना ना समझता हो सकता है उसमें ट्रेनिंग मिसिंग हो सकता है उसको कुछ इंप्रूवमेंट, हो सकता है वो अपनी मेहनत कर रहा हो लेकिन कुछ और मसलों मसाइल। अब टीचर ने बड़ी जान मारी, पता लगा दूसरे टीचर ने बच्चों को आखिरी दिन तक इतना पढ़ाया कि इस टीचर का रिजल्ट सही नहीं आया। अब टीचर बेचारा क्या करे, और आपने टीचर के पैसे भी काट लिए, उसको कहा नहीं जी तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा, तुम तो फारिग आदमी हो। तो वो कहेगा ठीक है जब मैं फारिग ही आदमी हूँ तो मैं अगली दफ़ा इतनी मेहनत से क्यों पढ़ाऊँ, जब बच्चों ने होना ही फेल है। तो ठीक है मैं भी छुट्टी कर लिया करूँ, बीच में हफ्ते में एक आध छुट्टी कर ली, महीने में कोई 2-3 दिन का इकट्ठा बड़ा ऑफ कर लिया, बच्चों को काम दिया, फिर कभी चेक भी नहीं किया कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो अगेन परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड के साथ लिंक करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे क्या हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी, और प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और
कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा और काम में दिल लगेगा। काम में दिल लगेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ेगी? जब आप एक काम करते हैं और आपको फ़ौरन से उसका फ़ायदा नज़र आता है तो आप बहुत शौक से वो काम दोबारा रिपीट करते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। वही बात है कि आप एक पेपर पास करो और फ़ौरन बाद आपको घर की तरफ से बाइक मिले तो फिर आप सोचते हैं कि अब अगले पेपर पास किए तो गाड़ी भी मिल सकती है। सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है ना, आप उस चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है। अगली बार मिलती ज्वाइन। हाँ, तो फिर वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटलिटी फारिग हो जाएगी, रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कम हो गए, आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। तो वही बात है कि रिवॉर्ड की ख्वाहिश, चांसेस ऑफ, अब सक्सेस में और रिवॉर्ड में फ़र्क है। सक्सेस इज आपने टारगेट अचीव किया, रिवॉर्ड इज उसके बाद आपको जो प्लस मिला वो रिवॉर्ड है। ये बाइक वाला रिवॉर्ड सिस्टम ठीक नहीं है, उसको ये बताएं सीए करके ये मिलेगा। हाँ, असल में बात ये है कि बाइक वो है, एक्सप्लिसिट है, नज़र आ रही है सामने वाजे। सीए करके क्या मिलेगा 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो तो पता नहीं, एक हवाई बात है ना। तो समटाइम्स आपने लोगों को ख्वाब दिखाने होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म के लिए छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं। अगर आप वो शॉर्ट टर्म उनका नहीं देखेंगे तो उनका लॉन्ग टर्म भी फारिग हो जाएगा। अगर सब इतने ही अच्छे हों, समझदार हों कि सीए करके हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, तो सारे पढ़ना ना शुरू करते हैं। आप जितना मर्जी उसको कमर्शियली ट्रांसलेट कर लें, जो मर्जी बता दें कि सीए होगा, वो होगा, वो होगा, उसने सीए अपने टाइम पे ही करना है। लेकिन अगर उसका पेपर पास करने पे, मतलब हमारे कुलीग होता था हमारे ज़माने में, मॉड्यूल ई, मॉड्यूल एफ इस तरह से होते थे, पूरा मॉड्यूल देना होता था। 10 अटेम्प्ट दी मॉड्यूल ई की, नहीं पास हुआ। उसके फादर ने कहा कि बेटा अब अगर तुम्हारा ना पेपर निकले ना तो तुम्हारी मंगनी कैंसिल। तारीख गवाह है कि उसके बाद 6 महीने में वह नज़र नहीं आया, पसीनों पसीन हुआ होता था, दिन रात पढ़ रहा होता था, पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह पढ़ रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने 4 पेपर निकाल लिया। तो समटाइम्स कुछ, मतलब वही बात है कि ये जो देख रहे हैं एक बंदे को, वो देखें कि उसके लिए क्या रिवॉर्ड मैटर करता है। जब तक उसको अपना वो था कि ठीक है जी, मैं मतलब भाई सीए टाइम से करेगा तो खुद भी तो एक अच्छा कमाने वाला इंसान बनेगा, लाखों कमाएगा। वो लाखों जो दूर थे वो उसको मोटिवेट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड थी, उन्होंने कहा मंगेतर गई तो फिर तो दुनिया से फिर मैं करोड़ा कमावा, अरबा कमावा बेकार है। तो वो मतलब उसको वो वाली चीज़, वो डिज़ायर मिली। वो ऐसे ही होगा ना, तो उनको समझ आ गया, उसकी दुख तिरक समझ आ गई। वो मतलब वही बात है, पहले वो चले बीएम की तरह ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लेवल की सोच पे। मैंने कहा नहीं, ये ऑपरेशनल लेवल पे उतर के देखो इस बंदे का मसला क्या है। मसला ये है कि है जो है ना, वो फ़ोन तो लगा रहता है। तो वो जो है ना, उसको कहा कि ठीक है अब मसला कोई नहीं, अब फ़ोन करो, जो मर्ज़ी करो, बस पेपर पास ना हुए तो मंगनी ख़त्म। हाँ, अब अगेन, लेकिन अब देखिए ना कि उस मंगनी की ख्वाहिश के बाद फ़ोन कम कर दिया, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये फ़ोन तो मतलब फारिग हो जाना फिर काम। तो ये समझना ज़रूरी है कि रिवॉर्ड क्या, किस किस्म का। तो वो हमने देखा है कि जब एक इंसान नज़र आता है ना, कई दफ़ा एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मैं 8 साल पहले मैं सीए कर रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं जॉब वगैरह पे था। अब मैंने प्रॉपर रिज़ाइन लिया है, मैंने 6 महीने में इरादा किया है कि मैंने 4 पेपर 3 पेपर निकालने हैं, ये मेरा टाइम टेबल है, इस तरह से करके, और अब जो है ना अब तो काम करना। और ये बातें करते करते ना वो आस्तीन ऐसे कर लेता है, तो नज़र आता है कि एक अज़म नज़र आ रहा है। उसे फिर उस तरह से गाइड करते हैं और उसको फिर हम ज़्यादा टारगेट उठाने से नहीं रोकते, क्योंकि उस बंदे ने जो कमिटमेंट आ गई ना, जो वो एनर्जी, मोटिवेशन, वो एनर्जी है, वो स्पार्क है, वो आ गया ना, अब उसे कोई नहीं रोकेगा। तो जब एक बंदे ने करना होता है ना, तो नज़र आता है जुनून कि हाँ भाई वो आएगा, करेगा और फड़का देगा। तो जिस अटेम्प्ट में एक बंदे ने पास करना होता है ना, उसके इर्द गिर्द वालों को पता लग जाता है कि उसने पास करना है। आईकैप कहता है कि जब तक बंदे की चीखें ना निकल जाए ना, तब तक पेपर पास ना हो। एक दफ़ा ना वो आपको फुल उस अजियत से फुल फ्लेज गुजरवाता है कि एक दफ़ा जो है ना, वो मतलब वो क्या कहते हैं, हीरा बनने के लिए जो है वो आपको पहले मनो कोयले के नीचे दबना होगा। और उसमें तो जनरली मैंने देखा है कि स्पार्क, अब वही बात है कि 10 अटैम्प्ट से दे रहा था, पढ़ता ही होगा हर दफ़ा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से तो कोशिश करता होगा, बट उस अटैम्प्ट में उसने ऐसा क्या कर दिया कि पेपर ही पास हो गया। इसका मतलब है वो फिनोमेना, वो पावर, वो स्पार्क उसके अंदर था। बस
लाइटर जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। वालिदैन ने जब सही जगह आग लगाई है ना, मैंने कहा कि है चली गई तो ख़त्म कहानी। वो फिर तो कभी कभी ये समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है व्हाट आर द थिंग्स जो आपको मोटिवेट करती हैं। मतलब मेरा BFD का पेपर रहता होता था, मैंने 10 दफ़ा दिया है एक ही पेपर। मतलब मेरी CA की बड़ी मज़े की हिस्ट्री है कि 5 साल में मैंने 20 पेपर पास किए और 5 साल में एक पेपर दिए। मुझे वो पेपर पास करने की ना कोई वजह नज़र नहीं आती थी। मैं टीचिंग कैरियर शुरू कर चुका था, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाता था, बिजनेस मैनेजमेंट, ये पुराना BMS पेपर हुआ करता था वो पढ़ाता था, ऑडिट पढ़ाता था। BFD मैंने सोचा था मैं ज़िंदगी में कभी पढ़ाना ही नहीं है। तो BFD का मेरा पेपर रहता था, फेल कभी 43 पे, 47 पे, 45 पे होता था। तो मैं कहता था ये कभी ना कभी निकल जाएगा। मतलब अक्सर कॉलेज वाले कहते थे भाई आप एक काम करें, एक दफ़ा इसको फोकस करके और पेपर निकालें। तो मैं उनसे कहता था आप देंगे 6 महीने का ऑफ? मगर नहीं देखिए वो पेपरों के करीब आप चंद दिन ऑफ कर लीजिएगा और इस तरह से। मैंने कहा पेपर तो तब पास होते हैं जब सही से तैयारी की जाए, ना आप चाहते हैं कि ऑफ हो ना मैं चाहता हूँ ऑफ हो। तो मेरी डिज़ायर ही डिफरेंट थी, ख्वाहिश ही डिफरेंट थी। मुझे वो मैं अक्सर लोगों से कहता था कि अगर वो पेपर मेरा पास हो जाए तो क्या अचानक से मेरे अल्फाज बड़े भारी हो जाएंगे। मतलब अगर मेरा 47 पे रह गया और अगर 3 नंबर और आ गए होते तो क्या मेरी लिखाई बेहतर हो गई होती। मतलब 3 इजाफी नंबर से क्या कॉम्पिटेंस बदल जाएगी, क्या मेरी एग्जाम्पल्स जानदार हो जाएंगी, ठीक है। तो वो ये कहते थे कि लोगों का आपको देखने का, कॉलेज वाले कहते थे लोगों का आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो उस वक्त मैंने अपनी क्लास के बच्चों को काउंट करके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त 750-800 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और क्वालिफाइड लोग 100 लोगों को भी नहीं पढ़ा रहे, तो मैं अपने प्रोफेशन की पीक पे पहुँचा हुआ हूँ। इससे ऊपर क्या होगा? मैं दिन में 11 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, तो ये करने के बाद मतलब और क्या हो जाना है। इसी रेफरेंस से ना जब हम आपसे पढ़ते थे तो स्टूडेंट्स में ये चीज़ बड़ी चलती थी यार एक ही पेपर गया वो ही नहीं क्लियर हो रहा। मतलब ये ऐसे परसेप्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ना नहीं छोड़ते थे। पढ़ते हुए ज़रूर सोचते होंगे कि यार मतलब जो है ना। और मैं क्लास में अक्सर बताता था कि BFD मेरा रहता है तो वो नहीं है, यानी कि BFD जब मैंने पढ़ाना नहीं है तो उस पेपर में उस रिजल्ट वाले दिन 3 इजाफी नंबर से कॉर्पोरेट लॉ का कोई लॉ मैं ज़्यादा बेहतर समझा सकूंगा, ऐसा नहीं है। और फिर कहते हैं टीचिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा चलते हैं, तो उस वक्त मैं बहुत ही अनहोनी एग्जाम्पल था कि मैं 750 पेपर पढ़ा रहा था और जो सेकंड बेस्ट टीचर था वो 130 पेपर पढ़ा रहा था। तो वो अपने काम में ही इतना डूब गया था कि उसी में ही इतने रास्ते निकल आए थे कि मुझे वो फिर क्वालिफिकेशन एक बड़ा इवन मेरी जिस दिन शील्ड डिस्ट्रीब्यूट होनी थी उस दिन फाइनल की क्लास थी। मैंने और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वो उस दिन उन्होंने रख दिया जिस दिन फाइनल की क्लास है, क्योंकि मैं फिर वो लेने नहीं जा सका क्योंकि मेरी फाइनल की क्लास थी। क्लास थी जी, मतलब मैं इस बात पे मैं दुखी हुआ कि मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। मतलब दिस वाज द प्रेफरेंस कि यार ये आपने क्या किया, क्लास वाले दिन पे रख दिया है। यानी ये नहीं कि अब देखो मुझे क्लास छोड़नी पड़ जाएगी। मैं क्लास में मैं शादी जिस दिन थी उसके तीसरे दिन क्लास में मौजूद था, ठीक है। ये और बात है कि उससे अगला हफ्ता ऑफ करना था ना, तो मैंने कहा कि अभी ये वो टॉपिक एक चल रहा था, मैंने कहा ये इस हफ्ते आके वो पढ़ा के वो ख़त्म करा दें, फिर इनको एक मिड टर्म के लिए टाइम मिल जाएगा, मेरे पास एक हफ्ता आ जाएगा। तो समटाइम्स जो है ना वो कुछ प्रेफरेंसेस डिफाइन होनी चाहिए। तो ये रिवॉर्ड वही बात है कि क्यों नहीं, क्योंकि वो रिवॉर्ड की डिज़ायर नहीं है कि BFD पास होने से एक टैग लग जाएगा। और फिर मैं सोचा कि टैग लगने से क्या होगा, जितने बच्चे पढ़ा रहा हूँ उतने ज़्यादा ये कि कॉलेज मुझे बैठे बैठे जितने पैसे मिल रहे हैं उसमें लाख रुपए बढ़ा देगा। वो मेरी नीड ही नहीं थी, मुझे जितना खर्चा चाहिए था उससे बहुत बेहतर मिल रहा था। तो सम टाइम ये मैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की दुनिया में था और वो जो क्वालिफिकेशन है वो क्या थी, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो सम टाइम वो जो अंदर की आ गया ना, जो अंदर का मतलब स्कैन आया तो मतलब ये बेचारे समझते थे कि ठीक है जी टीचर को ना अच्छे पैसे मिलने चाहिए। इनको अगर ये पता लग जाए ना कि मैं पढ़ाने का इतना शौकीन हूँ कि ये मुझे आधे पैसे भी दें तो भी मैंने पढ़ाते रहना है, तो मुझे पैसे ना देते हैं अच्छे। और जब इन्हें समझ आई कि इनको पढ़ाने का शौक़ है तो उन्होंने मतलब को ख़ास सैलरी वगैरह इंप्रूव करने की तरफ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है ये तो बंदा खुद ही अपने शौक़ से आता है, खुद ही पढ़ा के चला जाता है। तो सम टाइम जब आप इंट्रिंसिकली एक काम को पसंद करना शुरू हो जाए ना तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बिल्कुल साइड पे हो जाता है। बात समझ आई? रिवॉर्ड के साथ परफॉर्मेंस लिंक क्यों करें और क्यों ना करें,
क्यों करें, फ़ायदा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजीज़ और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेहतर अचीव कर लेती है। रिवॉर्ड जो है वो अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को। मैनेजर्स को पता लग जाता है कि वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। एम्प्लॉय को भी पता होता है मैं इस एरिया पे काम करूँगा तो मुझे पैसे अच्छे मिलेंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करता रहता है एम्प्लॉय। अगर आप लिंक कर देंगे रिवॉर्ड को इसके साथ। कॉलेज वाले अगर मुझे ये कह देते हैं कि आब्दी साहब आपको हम ऑडिट नहीं पढ़ाने देंगे जब तक आप क्वालिफाई ना कर लें, मैंने उसी टाइम में कर लेना था। अगर वो मुझे ये कह देते हैं, वो बात है ना कि लाइटर किस जगह जलाना है, वो नहीं समझ आई। वो कहते थे आपके पैसे बढ़ जाएंगे, मैं कहा पैसे से मुझे ऐसा क्या। हाँ, लेकिन मुझे अगर ऑडिट की क्लास में घुसने से रोक दिया कॉलेज ने कि भाई आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो उधर फिर मुझे होना था कि यार ये तो बेइज्जती हो गई, अब क्वालिफाइड होऊंगा तो मैं क्लास में जाऊँगा। वो बेइज्जती भी किसी ने नहीं की, क्योंकि कॉलेज वालों को पता था ठीक है भाई विकदा भी है। डिसएडवांटेज क्या है, शायद लोवेस्ट टारगेट्स जो है वो मीट हो रहे होंगे और टारगेट से ऊपर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं होगी। आपने कह दिया भाई जो टारगेट पूरा करेगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब लोग टारगेट पूरा करने के बाद छुट्टियों पे चले जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है टारगेट पूरा हो गया, बस अब तो हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। बोनस अर्न करना प्रायोरिटी बन जाएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव्स फारिग हो जाएंगे। वो क्या होगा, फिर बैंक इंश्योरेंस वाले जो बार बार कॉल करके अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होते हैं, बंदे के साथ क्या बनती है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा क्योंकि उसने टारगेट पूरे करने हैं, खर्चा भी हमारा ज़्यादा कराएगा बंदा। रिस्क अवॉइड करेगा, अनप्लान इनिशिएटिव नहीं लेगा, कोशिश करेगा जो जैसा चल रहा है वैसे करे, किसी नए पे काम नहीं करेगा। अगर वो कि हाँ जी आब्दी साहब आपको पैसे उतने मिलेंगे जितने क्लास में बच्चे हैं, तो एक नया सब्जेक्ट जो मुझे पता है कि 2 साल बाद बड़ा अच्छा ग्रूम हो सकता है, पढ़ाऊँगा तो आज 8 बच्चे होंगे, मैं वो उठाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता होगा कि मैं ठीक है मैं बिजनेस ला देता हूँ, जो क्लास जैसी होगी 200 बच्चा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर मैं उस नई क्लास जो उसमें 8 बच्चे आज पढ़ा के शायद 2 साल बाद हमारा कॉलेज उस सब्जेक्ट में किंग बन सकता है, मैं उस तरफ जाऊँगा ही नहीं अगर मेरा लिंक हुआ होगा परफॉर्मेंस आउटपुट के साथ। तो सम टाइम आपके कुछ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फारिग हो जाते हैं जब आप इस तरह से लिंक कर देते हैं। बोनस अचीव करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले रहे होंगे, वो बोनस के ऊपर सारे खर्चे लगा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, आउट ऑफ द वे जा रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इदारे के ऑब्जेक्टिव्स उस तरह से मीट नहीं हो रहे होंगे। साहब ने उन सबके सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। आप हायर बोनस को बजट टारगेट्स के साथ टारगेट के स्लैब बना दें, इधर तक पहुंचोगे ये, इधर तक पहुंचोगे ये, इधर तक पहुंचोगे ये। अपनी टीम के साथ हमने ऑनलाइन में किया, यहाँ तक पहुँचोगे आपको 50,000 कैश इनाम मिलेगा, यहाँ तक पहुँचोगे 1,25,000 कैश इनाम मिलेगा, यहाँ तक पहुँचोगे दुबई का ट्रिप मिलेगा, यहाँ तक पहुँचोगे मलेशिया का ट्रिप मिलेगा। तो वो दुबई तक उन्होंने विन कर लिया। अब अगेन वो मैं पहला टारगेट रखता 50,000 तक पहुँच गए, वो कहता बस ठीक है हो गया टारगेट पूरा, अब ऐसी क्या मेहनत करनी, जो हमने करना था वो कर लिया, तनख्वाहें मिल रही हैं, 50,000 बोनस भी मिल गया। तो आप फिर क्या करते हैं, फिर आप इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्लैब्स बना देते हैं, इस लेवल तक टारगेट पे ये, इस लेवल के टारगेट पे ये, इस लेवल के टारगेट पे ये। बोनस प्रायोरिटी बन जाती है, सारा कुछ है, तो आप डिफरेंट बोनस इंसेंटिव्स दें, डिफरेंट अलग अलग तरह के टारगेट्स। रिसोर्सेज में आप ये कहें कि ठीक है जी रिवॉर्ड उसे मिलेगा जिसने रिसोर्सेज भी मुनासिब इस्तेमाल किए हों, यानी एक बंदे के पास 5 असिस्टेंट और एक के पास 2 असिस्टेंट हैं, तो उनका रिवॉर्ड भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कि मैं अक्सर स्कैन शीर्षा में एक चीज़ पे मैं हमेशा बड़ा वो करता था कि वहाँ एक ऊपर शादी हॉल है, 250 बच्चों का कमरा है, और नीचे कमरा है वो 166 बच्चों का कमरा है। 166 वाले कमरे में अगर 3 क्लासें की जाएँ 1-1 घंटे की, तो 3 घंटे इस्तेमाल हुए, 500 बच्चे पढ़ाए गए, 166 × 3। शादी हॉल में 2 क्लासें करें 1.5 घंटे की, ठीक है, तो शादी हॉल में अगर 2 1.5 घंटे की क्लासें हों, वो बड़े वाले कमरे में 250 वाले कमरे में, या 166 वाले कमरे में 3 1-1 घंटे की क्लासें हों, कॉलेज को रेवेन्यू बराबर जनरेट हुआ। अब छोटे वाले कमरे में 3 घंटे 4 AC चले और ऊपर वाले कमरे में 3 घंटे में 8 AC चले। तो मैं हमेशा ये मानता था कि नीचे वाले कमरे में 3 1-1 घंटे की क्लासेस कॉलेज को पर आवर ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि उसकी रिसोर्स कंजम्पशन डिफरेंट तरह की है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छी परफॉर्मेंस है तो कितने रिसोर्सेज लगा के अच्छी परफॉर्मेंस है। तो वो कई दफ़ा कॉलेज में टीचर कहते हैं जी मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, देखें, तो फिर कॉलेज कहता है सर जी आप देखें, आप 4 तो टीए आपके पास मौजूद थे,
3 एसी तो आपने अपनी तरफ मुंह कराए हुए होते थे कि मैं हर वक्त ठंडक मुझे चाहिए, 2 कंप्यूटर्स आपने लिए हुए थे, एक डिवाइस थी, एक प्रोजेक्टर हर दिन आप सड़ाते थे क्लास में। तो वो मतलब वो फिर इस तरह से भी देख रहे होते हैं कि कितने रिसोर्सेज में क्या परफॉर्मेंस आई है। तो कमाल उस एम्प्लॉय का है जो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा परफॉर्मेंस जनरेट करके दे। इदारा ऐसे इंसान को ज़रा ज़्यादा पसंद करता है। फिर रिस्क अवॉइड वगैरह करना, आप बोनस के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के एक रेंज ऑफ टारगेट्स दे दें कि ठीक है जी, जो इस लेवल पे जाएगा, जो इतना इनिशिएटिव लेगा, उसको इस तरह से फ़ायदा होगा। यानी कि आप रिवॉर्ड सिस्टम को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करते हुए थोड़ी सी और इजाफी बातें उसमें अगर कर दें तो बेहतर है। इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड दें या ग्रुप को रिवॉर्ड दें, क्या करें? इंडिविजुअल को रिवॉर्ड दें, क्यों? ग्रुप में जो है वो एक तो हो सकता है रिवॉर्ड की जो क्वांटिटी कह लें वो कम हो जाएगी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसकी वजह से कंफ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक। मैंने मेहनत ज़्यादा की थी और रिवॉर्ड्स आपको रिवॉर्ड ग्रुप में प्रॉब्लम है, यानी कि आप इंडिविजुअल के फ़ायदे बताते हुए ग्रुप के नुकसान बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेहनत एक कर रहा होगा, खा सारे रहे होंगे, मेहनत करने वाले को दुख होगा। इंडिविजुअल में फ़ायदा ये है कि आप काम करो परफॉर्मेंस, लेकिन जब आप पे बुरा टाइम है तो इदारा आपका ख्याल नहीं करेगा। इंडिविजुअल में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक चीज़ नहीं कर सकता तो मैं सीख भी नहीं सकता। मैं किसी और से कहूँगा यार मुझे बताओ, वो कहेगा यार तू साइड पे हो, मेरा तो अपना रिवॉर्ड जो है वो दाव पे लगा हुआ है, मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। एक दूसरे की टांग खींचेंगे। जब ग्रुप होगा तो सब मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे की कमियों को कवर करेंगे, लेकिन समहाउ जो हल्का बंदा है ना उसको बिला वजह फ़ायदा हो जाएगा, और जो अच्छा परफॉर्मर है वो बेचारा ग्रुप पॉलिटिक्स में आके वो भी साइड पे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए और इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए। टीम जीतती है तो टीम को इनाम मिलता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच का एक अलग इनाम भी रखा हुआ होता है, ताकि एक अच्छे परफॉर्मर को इंडिविजुअली भी अप्रिशिएट किया जा सके और एक पूरी टीम को अगर सिर्फ मैन ऑफ द मैच का मामला हो तो फिर क्या होगा, हर बंदा अपनी सेंचुरी करने के चक्कर में टीम को हरा देगा, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनने की कोशिश करेगा। आप कहते हैं टीम जीतने पे भी सबको फ़ायदा होगा और जो अकेला अच्छा परफॉर्म करेगा उसको भी फ़ायदा होगा। तो ग्रुप के इंडिविजुअल्स के अपने अपने फ़ायदे नुकसान आते हैं। किताब से पूछें तो उन्होंने कहा जब ग्रुप परफॉर्मेंस हायर होती है तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हाई परफॉर्मर मेंबर जो है वो नए होंगे अगर सारों को बराबर मिल रहा है, और कुछ मेंबर्स को रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, तो इसमें भी कई दफ़ा परेशानी होगी। जी उस ग्रुप को रिवॉर्ड मिलता है, हमारे ग्रुप को रिवॉर्ड नहीं मिलता। जी फलाना कैंपस को हमेशा फ़ायदा होता है, फलाना कैंपस को कभी फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह के मसले मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं। देन फाइनली पीछे हमने एक स्लाइड मिस की थी, रिवॉर्ड प्रैक्टिस का स्पेसिफिक एरियाज़ के साथ क्या रिवॉर्ड की जो आपकी सेटिंग है उसका क्वालिटी इनिशिएटिव, प्रोसेस रीडिज़ाइन, हार्नेसिंग ई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, इससे क्या लिंक हो सकता है। परफॉर्मेंस मस्ट बी मैनेज इन ऑर्डर टू अचीव एनी क्वालिटी इनिशिएटिव। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि हमारी प्रोडक्ट इस क्वालिटी की होनी चाहिए, तो रिवॉर्ड इस पे मत रखेंगे कि कितने यूनिट्स बनाए, इस पे रखेंगे हमारी प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड अगर मीट कर गई तो फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो समटाइम आप एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं फॉर अचीविंग क्वालिटी इनिशिएटिव। समटाइम प्रोसेस रीडिज़ाइन, कई इदारों में जब कंप्यूटराइजेशन आती है तो एम्प्लॉयज़ इनकार करते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं बदलना। तो फिर इदारा क्या करता है, इदारा कहता है ठीक है जो नए सिस्टम पे आएगा उसकी बड़ी तनख्वाह और जो पुराने सिस्टम पे रहेगा उसकी पुरानी तनख्वाह। तो फिर क्या होता है, लोग ज़्यादा वो करने के चक्कर में, ज़्यादा तनख्वाह के चक्कर में उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को अमेंड कर लेते हैं। देन ई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड प्रैक्टिस आप एनकरेज कर सकते हैं जनरेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए, अडॉप्शन ऑफ न्यू ई बिज़नेस इनिशिएटिव्स के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर 20 ब्रांचेज हैं तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रांच IT पे जितनी जल्दी शिफ्ट होगी उसको इतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो सम टाइम आप रिवॉर्ड से अपने कुछ ख़ास टारगेट मीट कर सकते हैं, क्वालिटी का, नए प्रोसेस को रीवैम करने का, या अपनी ई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने का। डन। तो आज की हमारी सारी डिस्कशन रिवॉर्ड और बहुत सारे रिवॉर्ड के ऊपर रही। मार्जिन तो है, हम अगले चैप्टर में एंटर हो सकते हैं, लेकिन ठीक है वो बजाय इसके कि एकदम से माइंड चेंज करें और फिर हम समझें कि स्ट्रेटेजी क्या है किस तरह से। तो यहाँ हमारा HR का पोर्शन फाइनली ख़त्म होता है विद हमें जब मौका मिलता है हम एक आध थ्योरी कर लेते हैं। तो हो जाए पर कोई थ्योरी, ज़्यादा घबराए बैठे हैं तो कोई मसला नहीं, आज बातें खुश्क थी थोड़ी। ये पढ़ने के हवाले से भी ये चैप्टर बड़ा खुश्क रहा है, खुश्क चैप्टर है, उसमें असमें चीज़ें रिपीट बड़ी ज़्यादा। ऐसे ही नहीं अच्छा यार ये भी पढ़ रहा वो
भी पार्ट है वो रिटेन क्या करूं, रखूं क्या, अजीब ऐसे इसमें लेंथ ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हैं। आगे के चैप्टर्स में हमें ये मसला नहीं आएगा, आगे मुनासिब लेंथ के चैप्टर्स होंगे और उसका एक थीम होगा। इधर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, तो हमने ये किया है कि शुरू में जब जोश में है ना, इसको बीच में कहीं शुरू करो कि ख़त्म नहीं होते। शुरू में इस वक्त जोश में आते साथ बहते बहते हो गया, तो अब हमने यूँ समझें कि सबसे बड़ा यूनिट के ख़त्म कर दिया है। अब इतना बड़ा कुछ नहीं है, अब मुनासिब साइज़ की हैं और अब स्ट्रेटेजी की बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। और इस वक्त तो बड़े आइडियल टाइम पे आप क्लासेस ले रहे हैं कि नया कॉलेज का वो हुआ है, तो इस वक्त तो इतने सारे बिज़नेस आइडियाज़, इनिशिएटिव और वो सारी चीज़ें इस वक्त तो हर दिन जो है ना, जैसा भी क्लास के शुरू में आप लोग नहीं आए हुए थे, तो उस टाइम पे अब मैं आज मेरा फ़ोन जो है ना वो वाइब्रेशन पे लगा हुआ है, नॉर्मली ये ऑफ होता है, क्योंकि मैं साथ साथ मैसेज भी देख रहा हूँ AC कल अचानक से बहुत महंगे होने वाले हैं। तो अब इस वक्त हमने 25 1.5 टन के इन्वर्टर लेने हैं, 10 1 टन के इन्वर्टर लेने हैं। इस बिल्डिंग में जगह जगह हमने AC बड़े सिलेक्टेड मिले हैं, तो वो मतलब एक भी AC पे 20,000 रुपये ऊपर होने का मतलब कि हमें कुछ 7-8 लाख रुपए की डज एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। तो वो अब तो इस वक्त तो इस सेशन के बीच में तो ऐसे कोई मज़ेदार, मतलब हमने कॉलेज शुरू किया और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे बढ़ गए। ठीक है, वो इंतज़ार कर रहे थे सारे कि ये कॉलेज शुरू करें तो एकदम से जो है ना वो डिफ़ॉल्ट और वो सारा डॉलर बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, फलाना ऐसे ही। फिर हमने शुरू किया, फ़ौरन साथ गर्मी आने को तैयार खड़ी है। यानी जो हमारा कैफ का पीक सीज़न है पूरा गर्मियों में, मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिसमें AC बंद होगा। डीजल भी टिका के लगेगा, जनरेटर का बिजली आनी कोई नहीं, बिजली आनी ही नहीं है। ठीक है, और जो आनी है वो 5 गुना रेट पे आनी है, मल्टीप्लाई बाय कमर्शियल मीटर्स। तो जो है ना, मतलब वो मर्फी लॉ है कि एक चीज़ बुरी होती है तो सारी चीज़ें बुरी होती चली जाती हैं। तो मतलब जो है ना, वो जब हिम्मत की है, एक तो मैं कई साल से हिम्मत नहीं कर रहा था, जब हिम्मत की है तो अचानक से सबसे मुश्किल सीज़न में कर ली। तो और पाकिस्तान के हालात भी ना अचानक से इतनी तेज़ी से बिगड़ना शुरू हो गए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो जिस वक्त शुरू किया वो बेहतर ही था वो टाइम, हो सकता है बाद में हालात हो आगे तो अब नया बंदा अब नहीं शुरू कर सकेगा। मसला ये है ना कि अल्लाह माफ़ करे कि पूरी अपनी मैं लाइफ देखूं तो इतने बुरे हालात कभी देखे भी नहीं हमने जो आजकल हो गए। आजकल बहुत ही ये कीमतें गाड़ियों की सर 3 बार जा चुकी हैं ये पिछले 15-20 दिनों में से 3 स्टेप्स में उन्होंने इंक्रीज की ऐसे ही। और मैं तो पिछले साल तड़प रहा था, जनवरी में मैंने एलांट्रा देखी, बड़ी अच्छी गाड़ी थी, 40 लाख में आ रही थी। मैंने कहा अच्छे फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम गाड़ी, और रेट इसका करोला वगैरह के आसपास का। वो जनवरी में 40 लाख की थी, मार्च में 44 लाख की थी, मई में 48 लाख की हो गई। मैं ये देखते ही जा रहा था वो बढ़े जा रही थी। मैं फिर बुक करा दी। मैं जब बुक कराने गया हूँ 2 दिन पहले 55 लाख की हुई। जब मुझे डिलीवर हुई है, शुक्र है डिलीवर होने के बाद, नहीं सॉरी मैंने बुक कराई थी 48 लाख पे, 48 नहीं 49.5 लाख पे मैंने बुक करवा दी। जब मुझे डिलीवर हुई है तो उससे को 2-3 दिन पहले 55 लाख की हो गई थी, वो पहले उन्होंने पेमेंट लिया है। डिलीवर होने के चंद दिनों के बाद वो 57 लाख की हो गई। इस वक्त वो 60 लाख से ऊपर है। तो मतलब एक 6-7 महीने में 40 लाख की चीज़ 2-3 शिफ्टें मार के 57 लाख पे पहुंची। आप तो बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हैं, आप वैगनआर की देख लेंगे 16 लाख से उठी है, इस वक्त वही मेरा ख्याल 28-30 पे पहुंची है। ऐसे आप ये देखें ना कि मतलब जहाँ आज से साल पहले मैं प्रीमियम गाड़ी वो कर रहा था, एलांट्रा जो इस वक्त 60 लाख से ऊपर है, अब उसके करीब वैगनआर पहुँच रही है। ऐसी है। तो सर ये वापस आने का भी कुछ आस नज़र नहीं आ रहा, मतलब गाड़ी तो आप खा के रह गई है, सिर्फ आप ऐसे ही आप यूज्ड में ही लोग इस्तेमाल करें, नई वाली तो आप यूज़ भी उसी हिसाब से महंगी हो गई है। और ऐसे में पता है क्या, पाकिस्तानी गाड़ियों की तरफ भी लोग नहीं जा रहे। इन्होंने यूनाइटेड वालों ने ब्रावो निकाली, बड़ा मुनासिब पीस है। मतलब असल में उसका कंपैरिजन अगर हम बहुत अच्छी गाड़ी से करें तो मुनासिब नहीं है। ऑल्टो उसके साथ की जो है बगैर AC वाली, वो उससे दुगनी प्राइस पे है। लेकिन सर वो नहीं सक्सेसफुल रही ना, लोगों ने नहीं शो किया, क्योंकि ऑन रोड जो चलती नज़र आ रही है ना, वो भी समझ लें कि वो देखने में लगती है आगे ढुकी हुई है। असल में इसलिए कि लोगों को पता है कि रीसेल नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ गाड़ी का इस्तेमाल से ज़्यादा रीसेल पहले सोचा जा रहा होता है। यानी सिटी अगेन बैक इन 2015 होंडा सिटी वर्सेस करोला के ऊपर वो था। उस वक्त 15 लाख की होंडा सिटी थी, सोचें 2015 में, और 18 लाख की थी करोला। तो एवरीवन वाज सेइंग कि यार करोला ले लो, इसकी रीसेल बेहतर है। इसकी रीसेल सिटी से 2-2.5 लाख रुपए ऊपर है।
तो मैंने कहा तो आज जब कीमत 3 लाख ऊपर है तो रीसेल भी ज़ाहिर है 2-2.5 लाख ऊपर होगी, तो मैं मतलब ठीक है मैं सस्ती गाड़ी लेके सस्ते में रीसेल कर दूंगा, और क्यों करूँ रीसेल। और उसके बाद भी वो 5 साल चलाने के बाद भी वो गाड़ी तकरीबन समझें उसकी वर्थ, जिस वक्त मैंने उसको वो की, वो हमारे ही एक इंटरनल एक एम्प्लॉय को गिफ्ट हुई, लेकिन उसकी वर्थ मार्केट में 21 लाख थी। 5 नहीं 7 साल चलने के बाद 15 लाख की गाड़ी 7 साल चलती है और फिर 21 लाख की बिकने के लिए तैयार बैठी हुई है। सर वो अच्छी है ना, ये इनकी जो सिटी तो खास करके वैसे भी बड़ी अच्छी है, इसकी ऑन रोड ऐसे और एफिशिएंसी भी बड़ी नहीं, अब अच्छी देखिए ना ब्रावो को आप फिर या तो उसके आसपास की रेंज में गाड़ियाँ मिल रही हों, मतलब ब्रावो के बिल्कुल करीब है, मतलब जो सुजुकी का सबसे हल्का वर्जन है वो आल्टो है, मेहरान ख़त्म हो गया। आल्टो 24 लाख के अंदर जाके आपको एसी दे रही है डब्बा ही है और डब्बा है, और उससे ज़्यादा फीचर ब्रावो में है, और ब्रावो आज भी 15 लाख में मिल जाती है, लेकिन ले कोई नहीं रहा क्योंकि वो सबको पता रीसेल नहीं है। भाई रीसेल नहीं है लेकिन अपनी रेंज भी तो देखनी है ना। इन्होंने आप ये देख लें, ये इन्होंने चंगान वालों ने जब ये निकाली है तो ये बड़ी अच्छी प्राइस पर लॉन्च की थी इन्होंने, ऐसे ही 21.5 पे बेसिक वेरिएंट था, तो लोग जरा सिटी की तरफ से कन्वर्ट हुए। जैसे ही उनको लगा कि भी ऑर्डर हमारे ठीक है, हम वाइबल हो गए, उन्होंने भी उठा दिया काम साथ। ऐसे ही अभी आफ्टर सेल उनकी और फिर यारिस ने भी उन्हें तोड़ दिया। हाँ करोला ने बड़े अच्छे टाइम पे, मतलब टोयोटा ने बड़े अच्छे टाइम पे अपना लो प्राइस वेरिएंट लॉन्च कर दिया जो सिटी से भी 1 लाख नीचे था, यारिस का एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं रहा था। तो फिर भी लोग ले रहे हैं। मसला यही तो है ना, मिल जो रहा है। जब बुक कर ली और वो जब आप गाड़ी मैं आई तो फिर तो हाँ, अब ये इलांट्रा के अंदर और टुक्सन वगैरह इनके अंदर वो था वो एयर हीटेड और वो सारा जो ओरिजिनल उसमें था, हमारे पास जो आई है उसमें कुछ भी नहीं है, पैसे बाहर वालों से महंगे गाड़ी। चले खैर, हम इतना दुखी क्यों, अपने लेक्चर को तमाम करते हैं, इंशाल्लाह कल स्ट्रेटजी के साथ मिलते हैं।